हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सोलंकी और आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो बच्चों, आपके लिए जो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा प्रॉपर्टीज का होता है, तो आपको यहाँ बहुत केयरफुली ध्यान देना होगा कि आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। तो इसे हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास 6 प्रॉपर्टी मेनली हैं जो आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है। इसके बाद में हम 4 प्रॉपर्टीज और देखेंगे ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो बच्चों, बिना अपना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, जैसे P1, फर्स्ट कोई जरूरी नहीं है कि उसे P1 ही बोला जाए, ऐसे तो स्टार्ट करते हैं बच्चों P1। तो P1 प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं कि डेल ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ determinant, the value of determinant remains unchanged, if we interchange रोज एंड कॉलम। मतलब बच्चों, कहने का मतलब यह है इसमें कि आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर आप रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो। कहने का मतलब जैसे ए आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है। मान लेते हैं इसको आपने सॉल्व किया, लेट कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू आई समथिंग 100, ठीक है। अब आपने क्या किया, इनके रोज को कॉलम बना दे, यानी कि उसका ट्रांसपोज निकाल दिया। जैसे यहां से आपने क्या किया कि इनके रोज को जैसे ए ट्रांसपोज कर दिया और उसका आपने डिटरमिनेंट निकाला, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, ये रो आपकी कॉलम आ गई, ऐसे ये 4 5 6, ऐसे 7 8 9। तो आपके पास यहां जो ये वैल्यू आने वाली, ये भी आपके पास वैल्यू हमेशा 100 ही आएगी। तो कहने का मतलब अगर रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप इजीली इस प्रॉपर्टी के जरिए काफी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बच्चों, याद रखनी है, रोज और कॉलम को हम इंटरचेंज कर रहे हैं। रोज एंड कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, यानी कि एक डिटर्मिनेंट का अगर आप ट्रांसपोज निकाल देते हो तो आपके पास उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है। चलिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। तो बच्चों, आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 2 है P2। इफ टू रोज or column of a determinant if two rows or column of a determinant is interchanged, then the value of determinant changes with माइनस साइन ओनली। तो बच्चों, आपके पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये बोल रही है कि आपके पास कोई भी दो रो या कॉलम को अगर आप आपस में इंटरचेंज करते हो तो आपके पास डिटर्मिनेंट में ओनली माइनस साइन का डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि जैसे आपके पास एक डिटर्मिनेंट है 1 5 6 7 8 9 एंड 0 1 2, तो अगर आप यहां जैसे ये R1 है, ये आपके पास R2 है, अगर आप R1 R2 को इंटरचेंज करते हो, अगर आप ये ऑपरेशन लगाते हो R1 एंड R2 को अगर आप इंटरचेंज करते हो, तो आप जैसे यहां से आपने R1 R2 को इंटरचेंज किया तो ये हो जाएगा 7 8 9 1 5 6 0 1 2। बस डिफरेंस क्या आ जाएगा इसमें और इसमें कि आपके पास यहां माइनस साइन आ जाएगा आगे। बस इतना एक डिफरेंस आने वाला है। आप किसी भी दो रो को या आप किसी भी दो कॉलम को आपस में अगर इंटरचेंज करते हो
तो आपके पास डिटर्मिनेंट में आगे माइनस साइन आ जाएगा। और इससे जो पहले प्रॉपर्टी थी वहां हम बच्चों रोज को कॉलम बना रहे थे, वहां ट्रांसपोज कर रहे थे, इसलिए वहां डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे। लेकिन यहां माइनस साइन आ जाएगा अगर आप किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हो। तो हमें रो को आपस में इंटरचेंज करना है या फिर कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है, यहां रो को कॉलम से इंटरचेंज नहीं करना है। तो ये इस प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। बच्चों आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है P3 इफ, ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर आपके सारे रोज, मतलब कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के अगर सारे के सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल होते हैं, इफ all elements of any row or column are identical, then the value of determinant is 0। यानी बच्चों कहने का तात्पर्य ये है आपसे सिंपल सा कि अगर आपके पास ये डेल है और यहाँ ये इस तरीके से लिखा है 1 2 3, ये भी 1 2 3 है और यहाँ 0 4 6 लिखा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपके पास C1 है और ये C2 है। तो ये दोनों के एलिमेंट सेम है, 1 2 3 1 2 3। तो जब भी आपके पास कोई भी कॉलम या कोई भी दो रो, दो की बात करनी है, दो कॉलम या फिर दो रो के अगर एलिमेंट्स सेम होते हैं तो उनकी जो डेल की वैल्यू है वो हमेशा आपके पास 0 आ जाएगी। यहां आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टू आइडेंटिकल रोज और कॉलम्स हैं देन द डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा 0 के इक्वल होगा बच्चों। तो बहुत इजी प्रॉपर्टी है। चलिए फिर आप चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपके पास P4 इफ each element of any row or column is column of a determinant is multiplied by some constant or a scalar quantity, by some constant like that constant k, then कॉमा लगा दीजिए, then its value मतलब value of determinant, its value get multiplied बाय के। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर आपके पास किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को अगर एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उस एलिमेंट या तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को भी आपको उसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको हम वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? मान लेते हैं आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, तो इस चीज को हम वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट है डेल, वो है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओके बच्चों, अब आपने क्या किया, एक नया बना लिया डिटर्मिनेंट डेल, तो उसमें क्या किया आपने R1 में मल्टीप्लाई कर दिया K का, तो आपने A K1 A B1 और K C1 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास A2 B2 C2, यहां कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और ये A3 B3 C3। ओके बच्चों, तो ये हो गया। अब आपको ये देखना है क्या इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में क्या डिफरेंस आने वाला है। तो देखो, इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूं बाय एक्सपेंडेशन मेथड जो आपको बताया था सिंपल, तो ये हो जाएगा देखो A1 B2 C3 माइनस C2 B3, इस तरीके से माइनस B1, ये कितना हो जाएगा आपके पास A2 C3 माइनस A3 C2, और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा C1 प्लस C1, तो ये हो जाएगा A2 B3 माइनस B2 A3। ओके बच्चों, अब इसको ओपन कर लेते हैं बाय एक्सपेंडेशन मेथड। तो यहां से देखिए, इसको अगर आप ओपन करोगे तो K A1 यहां आएगा आपके पास B2 C3 माइनस C2 B3,
लाइक दैट माइनस के B1, तो ये आपके पास माइनस के एलिमेंट होता है, आपको माइनस की टेबल मैंने बताई है, तो वहां से इसको देखेंगे आप A2C3 माइनस A3C2, और नेक्स्ट है आपके पास प्लस KC1, तो ये हो जाएगा यहां से A2B3 माइनस B2A3। ठीक है बच्चों, अब यहां से आप क्या करोगे, K कॉमन ले लोगे, K कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचता है अंदर, देखिए A1 B2C3 माइनस C2B3 माइनस B1 A2C3 माइनस A3C2 A3C2, और इसके बाद देखिए ये बचेगा, और ये हो गया, और प्लस C1 A2B3 माइनस B2A3। ठीक है बच्चों, तो ये बचेगा। अब देखिए बच्चों, यहां जो ये वैल्यू है A1 B2C3 माइनस C2B3, देखो यहां लिखा हुआ है A1 B2C3 माइनस C2B3, लाइक माइनस B1 A2C3 माइनस A3C2, और यहां फिर प्लस C1, तो ये सारी की सारी टर्म यहां पर लिखी हुई है। अगर ये सारी की सारी टर्म आपके पास लिखी हुई है तो इसको मैं उठा के यहां रख सकता हूं, तो यहां से मैं ये चीज बोल सकता हूं कि डेल 1 जो है K टाइम्स, और ये पूरा का पूरा डेल है। तो इसका कहने का मतलब क्या निकल के आया कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट्स में एक स्केलर का मल्टीप्लाई करते हो तो बच्चों आपके पास जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा उसमें भी K का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये था कि आप किसी भी क्वांटिटी में किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ईच एलिमेंट के साथ एलिमेंट में अगर आप एक कांस्टेंट या फिर एक स्केलर K का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास उस डिटर्मिनेंट में भी K का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और दे के दिखाता हूं ताकि आपको ये सही से समझ में आ जाए। देखो और एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ये है कि मान लीजिए डेल आप निकालोगे, जैसे 1 2 4 5 ये है। अब आपने क्या किया, इस R1 में मल्टीप्लाई कर दिया 5 का, है ना। इसकी अगर मैं वैल्यू पहले निकाल लूं डेल, जैसे ये आ जाएगी 5 माइनस, और ये कितना आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगी -3, सिंपल सा। अब इसमें अगर आपने R1 में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये एक नई डेल बना लेगा। डेल 1 तो ये बन जाएगी 5 10 4 5, तो इसमें सिर्फ R1 में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो बच्चों अब डेल 1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए डेल 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 25 माइनस 40, तो यानी कितनी आई -15। तो -15 आने का मतलब यह है कि आपके पास पहले -3 थी, अगर आपने एक रो में मल्टीप्लाई किया एक स्केलर क्वांटिटी का तो आपके पास ये -3 में 5 का मल्टीप्लाई भी हुआ है। यानी कि आप किसी भी रो में अगर एक स्केलर का मल्टीप्लाई करते हो तो उस डेल की वैल्यू में भी उसका 5 यानी उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो ये एक इजी सी प्रॉपर्टी है बच्चों। अब इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। तो बच्चों आपके पास यहां है फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखिए इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम of a determinant are expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants। यानी कहने का मीनिंग क्या है, कहने का मीनिंग यह है कि आपके पास है A1 प्लस अल्फा 1, A2 प्लस अल्फा 2, A3 प्लस अल्फा 3। ठीक है, ऐसे यहां B1 B2 B3 C1 C2 C3 आपके पास ये कोई एक डेल है, एक डिटर्मिनेंट है आपके पास। अब आपको करना क्या है, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कोई भी एक रो में आपके पास जितने टर्म्स हैं, जैसे इस रो में अगर बात की जाए तो एक टर्म ये है एक टर्म ये, यानी कि 2 टर्म है ईच एलिमेंट में। देखिए यहां भी 2 टर्म है आपके पास, ऐसे यहां भी 2 टर्म है। तो वो यही बोल रहा है कि किसी भी एक रो के एलिमेंट्स हैं उसमें आपके पास अगर आप उन्हें सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है A1 प्लस अल्फा 1, A2 प्लस अल्फा 2, A3 प्लस अल्फा 3, तो आपके पास 2 टर्म्स हैं तो 2, अगर 3 है तो 3, तो आपके पास उतनी ही डिटर्मिनेंट बन जाएंगी। तो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स, मतलब जितने टर्म्स होंगे ना किसी भी रो में या फिर कॉलम में उतने ही आपके पास डिटर्मिनेंट्स आ जाएंगे। सिंपल सी लैंग्वेज ये है कि आपके पास यहाँ 2 टर्म्स हैं तो आपके पास 2 डिटर्मिनेंट आ जाएंगे। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट होगी A1 A2 A3, ऐसे B1 B2 B3 और ये C1 C2 C3, और यहां अगर इसे खोलोगे तो ये एक हो जाएगी अल्फा 1 B1 C1
अल्फा 2 B2 C2 और ये हो जाएगी अल्फा 3 B3 एंड C3। ये आपके पास इस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं कि अगर आपके पास किसी भी रो में दो या दो से अधिक टर्म्स हैं तो उतने ही आपके पास डिटर्मिनेंट भी बन जाएंगे। तो सिंपल, अगर यहाँ दो टर्म्स तो हमारे पास दो आगे गए, इसमें तीन होती है, यहाँ बीटा 1 भी होता है साथ में, प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3, तो हमारे पास एक बीटा में भी डिटर्मिनेंट आ जाती। तो बच्चों ये बहुत सिंपल सा है। इसको जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने और ले लेता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल है a प्लस 2x और ये है x, ऐसे लिखा हुआ है b प्लस 2y एंड y, ऐसे ही c प्लस 2z एंड z। ये आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें हम कैसे इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहां आपके पास ये a प्लस 2x लिखा है, b प्लस 2y लिखा है, c प्लस 2z लिखा है। तो इस प्रॉपर्टी को अगर आप, अदरवाइज मैं आपसे बोलूं कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, इसमें एक्सपेंड करना चालू करोगे, R1 के अलोंग या फिर C1 के अलोंग, जैसे भी करोगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो क्या किया जा सकता है, देखिए इस प्रॉपर्टी के जरिए AX ऐसे BBY ऐसे थर्ड CZ, तो ये भी CZ हो जाएगा और प्लस यहां लिख लेंगे। देखिए जो बचेगा, जो टर्म आपके पास बचेगा उसे उस तरफ, यानी दो डिटरमिनेंट आपके पास बनने वाले हैं। एक बन जाएगी ABC, ठीक है बच्चों, ABC, और नेक्स्ट होगी 2x 2y 2z, और उससे अगली होगी XY एंड Z, ये होगी। तो आपके पास यहाँ दो डिटरमिनेंट निकल के आ रही हैं। अब देखिए इन दोनों डिटरमिनेंट में आपको पता है ये भी ABC है और ये भी ABC है। मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की दो रोज आइडेंटिकल हो जाती हैं तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। ऐसे अगर यहां भी अगर आप देखो तो ये दोनों रोज आइडेंटिकल हैं, क्योंकि यहां से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो। आपको बता दूं, कॉमन निकालने के लिए डिटरमिनेंट में या तो आप किसी रो में से निकालोगे या फिर कॉलम में से निकाल सकते हो। तो यहां देखिए रो में 2 कॉलम है, सॉरी 2 सेम है, तो यहां से आप 2 को बाहर निकाल सकते हो इस तरीके से, ये 2 बाहर आ जाएगा। सब में से नहीं निकाला जाता बच्चों, या तो किसी रो में से बाहर आएगा या फिर किसी कॉलम में से आएगा। तो ये 2 बाहर आएगा। अब देखिए दोनों रोज यानी कि R2 एंड R3 क्या हो गई, आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो आपके पास आंसर इजीली कितना आ जाएगा, 0। तो इस प्रॉपर्टी के जरिए हम काफी क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यही बोलती है कि आपके पास किसी भी कॉलम में या फिर रो में अगर 2 या 2 से ज्यादा जितने भी एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास उतनी ही टर्म्स की डिटरमिनेंट भी बन जाती है। अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 टर्म्स की, अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 टर्म्स की। ओके बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6 है आपके पास, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट एंड देन एडेड टू द corresponding elements of some other row column, and then the value of determinant remain unchanged, फलाना फलाना ठिकाना। बच्चों जो लिखा है वो छोड़ दो, काम की चीज क्या है वो देखिए। काम की चीज ये है कि आपको ये करना क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है। क्यों है, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। सारे क्वेश्चंस में आपको यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है 99% केसेस में। देखिए करना क्या होता है कि आपके पास, आप इस प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूं। यहां लिखा जाता है RI प्लस RI के RJ, और एक हो सकती है CI इक्वल टू CI प्लस के CJ। यानी कहने का मतलब क्या है इसका वो समझिए आप। आपने क्या किया, मेरा कहने का कि डेल है आपके पास A1 है ना, A1 A2 A3, ऐसे ही B1 B2 B3, ऐसे है C1 C2 C3। तो देखिए आपने क्या किया, अब ये डेल हो गई, अब आपने एक नई डिटरमिनेंट बनाई डेल 1। तो वो डेल 1 कैसे बनाई आपने क्या किया, इस R2 में। तो बच्चों सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि R1 क्या होता है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। बच्चों को ये नहीं मालूम होता सर R1 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है। तो ये R1 है, R2 R3, C1 C2 C3। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं ऑपरेशन R1 में लगा रहा हूं तो मैं ऐसे ऑपरेशन लगा रहा हूं इस R1 में, ये R2 में ऑपरेशन ऐसे लगाया जाएगा, R3 में ऐसे ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब ठीक है। अब यहाँ डेल 1, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऑपरेशन आपके लिए अप्लाई किया इस डिटरमिनेंट के लिए। वो ऑपरेशन ये है कि R1 को चेंज किया, R1 में मैंने ऐड कर दिया के R2, यानी कि
रो 2 में k का मल्टीप्लाई करके मैंने R1 में उसे ऐड कर दिया, इस रो 2 में k का मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दिया, तो आपके पास ये बनेगा A1 प्लस k B1, ठीक है। देखिए A1 प्लस k B1, ऐसे यहां बन जाएगा A2 प्लस k B2, A2 प्लस k, आपने R2 में k का मल्टीप्लाई किया और उसे ऐड किया है R1 में, ठीक है। और R1 को ही हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो इसको रीड करते हैं R1 चेंजेस विद R1 प्लस k R2, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहां ये A3 प्लस k A3 सॉरी B3, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। और ये R2 आपकी R2 R3 में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, C1 C2 C3, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या किया जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, यहां इसे दो मैट्रिक्स में तोड़ सकते हो। मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले जो प्रॉपर्टी थी कि आपके पास किसी भी रो या कॉलम में अगर दो या दो से ज्यादा टर्म्स आते हैं तो हम उसे उतनी ही डिटर्मिनेंट भी बना सकते हैं। तो यहां से ये A1 B1 B2 सॉरी C2 C1, ये आ जाएगा A2 B2 C2, ये होगा A3 B3 C3, ठीक है बच्चों। इसके बाद में देखिए प्लस कर लेंगे, आपके पास और क्या बनेगा, और यहां से अब देखिए ये K B1 A, ठीक है, C1 सॉरी ये जैसा लग रहा है पर C1 है, ठीक है। यहां ऐसे ये K B2 C2, ऐसे यहां पर क्या आ जाएगा K B3, ये भी हो जाएगा B3 और ये C3, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा आपके पास। अब देखिए यहां से आप क्या निकाल सकते हो वो गौर से देखिएगा। तो ये डिटरमिनेंट तो आपके पास वापस डेल आ गया, ठीक है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि डेल 1 इक्वल टू, आपने ये लिखा, ये ऑपरेशन लगाया था तो ये चीज आ गई। तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल 1 इक्वल टू, ये तो आपके पास डेल आ गई प्लस, और ये क्या आया, यहां से अगर मैं इस k को बाहर निकाल लेता हूं, इस R1 में से अगर मैं k जो कॉमन फैक्टर है उसे बाहर निकाल लूं तो ये B1 B2 B3 B1 B2 B3, तो आपके पास दोनों रो क्या हो जाएंगी, आइडेंटिकल। अगर दोनों रो आपके पास आइडेंटिकल हो जाएंगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहां से ये डेल प्लस 0 बन जाएगा आपके पास। तो यानी कि कोई फर्क नहीं आया, जो डेल था आपके पास वही डेल 1 आ गया। यानी कि आपने इतना चेंजेस करने के बाद भी आपके पास जो डिटर्मिनेंट था वो अनचेंज रहता है, डिटर्मिनेंट इज रिमेन अनचेंज। वापस अब इसको रीड कर लेते हैं, देखो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई, तो देखिए ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, यानी कि R2 में आपने एक मल्टीप्लाई किया किसका, सेम कांस्टेंट का, सब में आपने k का मल्टीप्लाई किया, देन एडेड टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, उसके बाद आपने इसे ऐड किया कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सम अदर रो, आपने उस अदर रो के सेम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में उसको ऐड किया, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज। तो आपके पास जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो हमेशा अनचेंज रहती है। तो ये प्रॉपर्टी बच्चों बहुत यूजफुल है। इसको और समझने के लिए हमें क्वेश्चन और देखने वाले हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है आपको प्रूव दैट दिस इक्वल टू AQ, कि आपको ये प्रूव करना है कि ये जो टर्म लिखा हुआ है इधर ये AQ के इक्वल होगा। देखिए कैसे किया जाएगा। तो बच्चों काफी सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ा दी है, 6 प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई है, तो उसमें सबसे ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी ये है। देखिए उन 6 प्रॉपर्टीज में से यहाँ कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपके पास कि आपके पास ट्रांसपोज करने के बाद भी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहाँ आप किस चीज का ट्रांसपोज करने वाले हो, कुछ आइडिया नहीं है इसमें तो ना। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी में ये था अगर आप किसी भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हो तो आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनस साइन के साथ चेंज होती है। तो यहाँ कुछ भी ऐसा आपको दिख नहीं रहा कि किसी दो को इंटरचेंज भी किया जाए तो कुछ ऐसा कुछ निकलने वाला है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ना, तो वो देखिए आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 ही यूज करनी पड़ेगी। आपको करना क्या पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं प्रूव दैट वाले तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने होते हैं। आप जितने ज्यादा इस डिटरमिनेंट के अंदर जीरो बना सकते हो आपका क्वेश्चन उतना ही इजी हो जाएगा। अब देखो जीरो कैसे बनाया जा सकता है, ये 2a है। अगर इसमें यानी R1 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करके इस R2 में से माइनस करता हूं और R2 को चेंज करता हूं तो आपके पास ये 0 बनेगा। यानी ये बोलना चाह रहा हूं मैं, R2 चेंजेस विद, R2 को चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, R2 में से माइनस कर दिया जाएगा, इस R2 में से माइनस करेंगे किसको, 2R1 को, यानी R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके उसे R2 में से माइनस कर देंगे। तो देखिए इस प्रॉपर्टी को अगर मैं यहां लगाऊंगा तो ये तो आपके पास फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं आएगा, A प्लस B, A प्लस B प्लस C।
नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी सेकंड रो। सेकंड रो में क्या चेंजेस आने वाले वो देखिए, ये आपके पास 0 बन जाएगा। यहाँ आपके पास 3a प्लस 2b है, 2a प्लस 2b हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करने वाले तो सिर्फ आपके पास a बचेगा। इससे यहां भी आपके पास सिर्फ 2a प्लस b बचने वाला है। क्यों? क्योंकि ये 2a 2b 2c हो जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 2a प्लस b और प्लस 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये सेम रहेगा 3a 6a प्लस 3b और ये 10a प्लस 6b प्लस 3c। अब देखिए अब क्या किया जाए, अब यहां भी 0 बना सकते हैं। कैसे 0 बनाएंगे? इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया जाए और इसमें से माइनस किया जाए, यानी R3 को चेंज कर दो। R3 चेंजेस विद R3 माइनस 3R1। ठीक है बच्चों, देखिए तो ये a प्लस b, a प्लस b प्लस c, और देखिए यहां कितना आ जाएगा 0 a 2a प्लस b, और ये हो गया देखिए अब 0 यहाँ 3 का मल्टीप्लाई तो ये 3a बचेगा, और यहां 3 का मल्टीप्लाई तो ये बचेगा 6a प्लस 3b प्लस 0। ठीक है, ये बचने वाला है। ओके, अब आपको करना है क्या? आप देखो 2 0 आपके पास यहाँ बन चुकी हैं, तो 2 0 बनाने का रीजन ये था कि अब आप इसे C1 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, आप इसे अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। देखिए एक्सपेंड करने के बाद क्या आंसर आएगा, तो a इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, a 6a प्लस सॉरी 10 माइनस 3 होगा तो बच्चों यहाँ 7 बचेगा ना कि 6 बचेगा। ठीक है, तो ये 7a प्लस 3b, ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई माइनस 3a और 2a प्लस b। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो मल्टीप्लाई करके फटाफट, तो देखिए आ जाएगा 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 6a स्क्वायर माइनस 3ab, तो देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 7a स्क्वायर माइनस, तो ये बचेगा a स्क्वायर इंटू a यानी कि a क्यूब, यानी कि आपके पास a क्यूब इजीली आ गया। तो बच्चों इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा यूजफुल ये प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास इन प्रॉपर्टीज के रिलेटेड क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं, तो जल्दी से आप इन प्रॉपर्टीज को देख डालिए। और इसके बाद 4 प्रॉपर्टीज और भी होती हैं जो सीबीएसई के लिए बहुत यूजफुल होती हैं, वहीं से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन प्रॉपर्टीज का भी मैं लेक्चर डालने वाला हूं। और बच्चों एक खास बात आपके लिए, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी जो बच्चे सीबीएसई के उनका एक लेक्चर ये बचा हुआ है, तो वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। तो आप टेंशन ना लें, आप इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करें अच्छे से। तब तक के लिए जय हिंद।